Hello students, come to a very simple lesson. Easy अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बहुत जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा मेंडल को याद कर लो. ओके और मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन के टिप्स दिए थे, जो एक्सपेरिमेंटेशन किया था, सेम थिंग वाज ultimately used by all the plant breeders, even animal breeders, for development of new varieties. So this is new lesson, simple lesson, strategies of enhancement in food production. Now food giving are animals and mainly plants. So हमको plant को भी improve करना है as well as animals को भी improve करना है so that हमारा yield बढ़े. It's not only quantity wise, even quality wise. बराबर. तो ये जो स्टोरी है लाइक प्लांट डोमेस्टिकेशन की, एनिमल डोमेस्टिकेशन की, कहाँ से शुरू हुई? इफ वी कम टू दिस टोटल ब्रीडिंग जो हमने शुरू किया, वहां तक अगर हम आते हैं, देन कहाँ से ये पूरी स्टोरी शुरू हुई? सो इट स्टार्टेड विथ सिविलाइजेशन. द स्टोरी स्टार्टेड विथ सिविलाइजेशन. व्हाट इज सिविलाइजेशन? वी वर लिविंग अ नोमैडिक लाइफ. Okay, see, Homo sapien evolved right after Stone Age, so some lakh years. Okay, पूरा evolution में Homo sapien बने. क्या life था Homo sapien का? Though we are intelligent, though we are having all this body structure, organization, which right now we have, हमारे पास जो body के features है, वो Homo sapien के पास भी थे जो पहले develop हुआ. But what was the life? Life was nomadic. जंगल में इधर इधर घूमो, राइट? फॉर प्रोटेक्शन वी यूज टू स्टे इन ग्रुप्स, राइट? व्हाट वाज दैट नोमैडिक लाइफ? ओके, भटकना इधर उधर. फूड जो मिलता है, जो एरिया में फूड है वहां पे 10 दिन रहो, एग्जॉस्ट दैट रिसोर्स, वो फूड खत्म कर दो, दूसरी जगह जाओ, वहां का खत्म करो. ओके, दैट वाज द लाइफ, नोमैडिक लाइफ. बिकॉज ऑफ दैट security was not there, disease were many, food is the only aim of the life. फूड कलेक्ट करना ही लाइफ का एम था. आज उठे, फूड कलेक्ट किया, खाया पिया, सो गए, खुद को प्रोटेक्ट किया, जिंदा रहे, दैट्स इट. इट वाज कंप्लीटली वाइल्ड लाइफ. सो व्हाट इज दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ विच दिस नोमैडिक लाइफ गेट्स ओवर एंड वी स्टार्टेड लिविंग अ सिविलाइज्ड लाइफ? ये क्या है? दैट पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ सीड. वो पॉइंट कौन सा था? डिस्कवरी ऑफ सीड. हमने सीड के पोटेंशियल समझ लिए और सीड के डॉर्मेंसी के इंपॉर्टेंस हमको समझ में आया. सीड इज सच अ वंडरफुल डॉर्मेंट स्ट्रक्चर which can remain alive for many years in adverse climatic conditions, and if you sow it, same plant will be obtained and all the benefits which are given by mother plant were again available by the next generation plant. So this is a wonderful thing that completely shift life of Homo sapien, that is discovery of potential of a seed. एक और important है जो उससे पहले हुआ, that is fire, control over fire. Right? आपने मोगली मूवी देखा, मोगली जंगल बुक? There you'll come to know the potential of fire. Okay, so हमने आग जलाना और बुझाना दोनों सीखा, and that was a best weapon to fight against wildlife and fight against n number of things. And one more, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जब फायर यूज किया, then we come to know that if we cook the seed, the non-edible things are converted to edible and it is much more tasty cooked food. So ये दो स्टेप थे. सबसे पहले हमने फायर एज अ वेपन यूज किया, फिर कुकिंग के लिए यूज किया, फिर हमको सीड की पोटेंशियल पता चली and we started sowing seeds. Seed sow करने का फायदा क्या है? You sow the seed, okay, nearby you, so you are not supposed to wander here and there. जहाँ पे अच्छी जमीन है वहाँ पे sow कर दो. You know that plant seed require water, so sowing is done purposefully near the river bed. Okay, so देखो पानी आ गया, फूड आ गया, so permanent resources है पानी और फूड के, तो आपने वहाँ पे रहने के लिए घर बना लिया. 3 basic needs fulfilled, right? Anna vastra nivara, barabar? So that is what is the basic fundamental things needed for civilization, and we settle down. वो food के लिए, okay?
फूड के लिए, खाने के लिए इधर उधर घूमना बंद हो गया. वी गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ फूड, राइट. सीड्स हमने बनाए, एग्रीकल्चर शुरू किया, राइट. एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट. प्लांट डोमेस्टिकेशन के साथ साथ हमने एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया. वी गेट द वर्क डन बाय एनिमल्स and we started living a civilized life wherein resources were available, okay, and that was guarantee कि आपको खाना मिलने वाला है. And then we started developing other branches. Medicine develop हुआ, science develop हुआ, astronomy develop हुआ, right? And we come to know n number of things. Rather, हमारे पास जो curiosities थे, हमारे पास जो observation से बने हुए question थे, वो क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंटली डील करना, क्वेश्चन के एक्सपेरिमेंटली आंसर ढूंढना, ये साइंस की इंपॉर्टेंट ब्रांच डेवलप हो गई. व्हाई? बिकॉज वी हैव एश्योर्ड सप्लाई ऑफ फूड. फूड मिल गया, इसलिए ये सब डेवलप हुआ, सिविलाइज्ड लाइफ बना. सो दैट इज मेजर स्टेप. कब डेवलप किया हमने एग्रीकल्चर? हार्डली 10,000 साल पहले. गेट इट? 10,000 साल. हमारा एवोल्यूशन कब हुआ? अराउंड 1 लाख साल पहले, स्टोन एज, वो दरमियान सीखेंगे आप जियोलॉजी में, बराबर. सो ये जो एवोल्यूशन है, ये मेन एवोल्यूशन सेटल्ड लाइफ एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद ही आया, राइट. सो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ह्यूमन एवोल्यूशन. ओके, तो ये चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बाद, वंस द एग्रीकल्चर वॉज सेटल्ड डाउन, ओके, उसका और एक डीमेरिट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सेटल्ड लाइफ आ गया, मेडिसिन डेवलप हो गए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेस. फिर पानी और फूड की स्कैरिसिटी डेवलप हो गई. देन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि सेम लैंड जो अवेलेबल है, एग्रीकल्चर की लैंड है, ओके. वी डिड वन मोर बैड थिंग इज दैट हमने फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन करके एग्रीकल्चर प्रमोट किया. फिर नेचर का साइकिल खराब, बिगड़ने लगा. फिर हमने फिर से अफॉरेस्ट्रेशन किया, फिर से एग्रीकल्चरल लैंड या ओपन लैंड में फॉरेस्ट्रेशन डेवलप कर दिया. सो ऑल दैट गोइंग ऑन, बट ये पूरे प्रोसेस में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमने प्लांट की वैरायटी मॉडिफाई करने के लिए मेंडल के मेथड्स यूज किए. ओके, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग. ओके, सो सी द बोर्ड, व्हाट इज रिटन? फर्स्ट फादर ऑफ ग्रेन रेवोल्यूशन, मतलब एग्रीकल्चर सेटल्ड हुआ, लेकिन जब इतनी कमतरता थी, इतनी स्कैरिसिटी थी फूड की कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, ऐसी परिस्थिति थी. अराउंड 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज नॉट गेटिंग फूड. ओके, सो इन दैट सिचुएशन नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, डेवलप्ड 3 important varieties, few important varieties, because of which फूड सप्लाई की जो स्कैरिसिटी थी वो कम हो गई और नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज मिला. कैन यू गेस? नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज कौन से फील्ड के लिए मिला? ही डिडंट गेट नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग न्यू वैरायटीज ऑफ व्हीट इन एग्रीकल्चर और इन बायोलॉजी. ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर वर्ल्ड पीस, क्योंकि उतनी स्कैरिसिटी थी. ओके, सो नॉर्मन बोरलॉग को फॉलो करके इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया? इट इज स्वामीनाथन. ओके, सो फर्स्ट 2 पॉइंट. सी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन. He invited Borlaug in India. He analyzed the situation, climatic condition, and suggested few varieties of wheat, which we started cultivating, and our yield increased. Right? Then next one, aims. ये ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन एम क्या थे? Okay, first to increase the yield, obviously, so that जो इतना बड़ा पॉपुलेशन बढ़ चुका था उनको 2 टाइम खाने को मिले. Okay, so see, to meet international food requirements, first very important thing. लेकिन सिर्फ क्वालिटी बढ़ा के, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा के फायदा नहीं है, क्वालिटी भी बढ़ानी होगी, अदरवाइज माल न्यूट्रिशन की वजह से अलग अलग डिजीज फैलेंगे. Okay, so another aim was to promote it quality also, right? Okay, so see, and it was dependent on plant breeding technique development of high yielding and disease resistant varieties.
ये पूरा अचीव हमने कैसे किया? यील्ड बढ़ाना, क्वालिटी इंप्रूव करना, ये हमने प्लांट ब्रीडिंग करवा के, ओके, ये जो मेन वैरायटीज है व्हीट, राइस, मेज, राइट, ये सब करवा के हमने ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल किया। अब और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल? So there are 3 important points covered in the area. Is that green revolution was successful because we used modified plant varieties. Plant breeding में जो modified varieties हमने develop की, वो varieties को हमने cultivate किया. Okay, so that is first important point. Second thing, हमने जो varieties develop की थी, okay, वो कौन से भी सॉइल में अच्छा यील्ड दे, इसलिए हमने फर्टिलाइजर्स डालना शुरू किया। okay, along with that we started using plant growth regulators. याद करो प्लांट ग्रोथ में हमने फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन सीखे, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, देन ABA एंड इथिलीन। याद है ना, इथिलीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हम एग्रीकल्चर में अभी भी यूज करते हैं, जिसमें अर्ली राइपनिंग होता है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज सक्सेसफुल बिकॉज वी यूज ब्रीडेड प्लांट्स, improved hybridized plant, and agricultural chemicals. Agricultural chemicals are of two types. First one is fertilizer. Okay, अब फर्टिलाइजर, उनके प्रकार हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में थोड़े सीखेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स एज वेल एज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं, जो बायोलॉजिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें कंपोस्ट है, मैन्यूअर्स है। और बायो फर्टिलाइजर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, राइजोबिया, राइट, नॉस्टॉक, एनाबेना, जो नाइट्रोजन फिक्सर्स है। इवन वी कैन यूज माइक्रोराइजा, ओके, अगर आप फ्रूट कल्टीवेशन में जाते हो। सो इजंट इट ऑल डेवलपमेंट? हमने पहले इंप्रूव्ड वैरायटी डेवलप की, फिर इसको प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लाई दिया, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए। Then we come to know that they are suffering from many diseases, and because of disease their yield is reduced. So we developed pesticides, chemical pesticides as well as biopesticides, to protect the plant and get better yield, right? So green revolution is successful because of improved varieties of the plant, crop plant. Second, agricultural chemicals are of two types, chemical fertilizers as well as pesticides. Okay, so this is how we developed all these things, and then we talk about proper recycling of nutrients. Okay, इसमें और अलग अलग मेथड्स आएंगे। हमने क्रॉप रोटेशन शुरू किया, मतलब एक बार जवार, दूसरी बार पल्सेस, अगेन सम सीरियल, अगेन सम पल्सेस, क्योंकि पल्सेस के साथ राइजोबिया रहता है। ओके, राइजोबिया रहता है तो राइजोबिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप सीरियल सो करते हो, ये साल आपने पल्सेस सो किए, नेक्स्ट ईयर आपने सीरियल सो किए, तो आपको बेटर यील्ड मिलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन रिच सॉइल हो जाएगी, बिकॉज राइजोबिया हैज डन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हमने डेवलप शुरू किए, एंड देन वी रियली एबल टू इंक्रीज द यील्ड। ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमने शुरू किया तो हमारे दिमाग में मेन एरियाज क्या थे? ठीक है, सो दे वर लाइक दिस। सो कैरेक्टर्स, एम्स विच आर मेनली फोकस्ड, जो हमने मेनली फोकस में रखे, जिसकी वजह से प्लांट ब्रीडिंग हमने डेवलप किया। सो एम्स वेयर कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेटेड इन प्लांट्स बाय डिफरेंट मेथड्स बाय प्लांट ब्रीडर। कौन से कैरेक्टर प्लांट ब्रीडर ने इंट्रोड्यूस किए प्लांट में? सो 1 नंबर, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये प्लांट की यील्ड बढ़ानी है। सेकेंड वन, improve quality, that is biofortification, quality प्रमोट करना। ओके, सिंथेटिक बायोफोर्टिफिकेशन, इंडस्ट्रियल, राइट, वो भी होता है। ओके, व्हाट इज दैट? विल डिस्कस। बायोफोर्टिफिकेशन इज न्यूट्रिशनली प्लांट को प्रमोट करना, प्लांट को इंप्रूव करना, या फिर होमोसैपियन के लिए जो न्यूट्रिशन हेल्दी लाइफ के लिए इसेंशियल है, वो या तो नेचुरल रिसोर्स से अवेलेबल करा के दो, या फिर बोनविटा, बूस्ट, राइट, कॉम्प्लान या विटामिन टैबलेट, ये बना के अवेलेबल करा दो। सो दैट इज आर्टिफिशियल फोर्टिफिकेशन।
Okay, so biofortification is enriching the plant so that Homo sapien gets enriched food. Right? Next one is increased tolerance for environmental stress. Environment है, बदलते जाएगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से तो वो बहुत बदल रहा है. Okay, there might be very dry, hot summers, scarcity of water. There might be soil which is rich with pollutants. उसमें pollutant बहुत ज्यादा है, या saline soil है, बहुत salts है. Right? Okay, या फिर some crops are designed in such a way कि pollutants से absorb कर ले ताकि soil वो pollution से free बन जाए. So जो stress है एटमॉस्फेयर में, जो दिक्कतें हैं, वो स्ट्रेस को फेस करने वाले प्लांट्स डेवलप किए गए. दैट माइट बी बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये जो चैप्टर के एंड में सीखेंगे. एंड वन मोर एम इज डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज सो दैट use of pesticide should be reduced, because ultimately pesticides are causing damage. To ecosystem. Excessive use of chemical fertilizers is also causing damage to ecosystem. Right? Okay. So this is what are the main aims. Come to page number 170, 12th NCERT. Now, how agriculture established and improved? What are the steps followed? Right? So these are the steps followed by plant breeder. Let us discuss in detail NCERT page number 171. Okay, so see, we discussed how we started living this civilized life. We started developing agriculture. We started domestication of plants as well as animals. Right? And now, improvement. Every process, whatever you've done right now, beyond that, improvement always exists. The question is, are you willing to? क्या आपको improvement करना है? और अगर capacity है, तो क्यों नहीं करना है? Right? So let us extend our capabilities and fight out for the betterment of life. That is what is improvement. तो हमने लाइफ एस्टैब्लिश करने के बाद क्रॉप में इम्प्रूवमेंट लाना, एनिमल्स में ब्रीडिंग करवाना, इम्प्रूवमेंट लाना, जेनेटिक वैरायटी लाना, ये सब शुरू किया. बाय द वे, नोट वन थिंग, हमारे एंसेस्टर्स, पुरखों ने, जिन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, ओके, सो इन द अर्ली ईयर्स ओनली दे कल्टिवेटेड 300 स्पीसीज, 300 वैरायटीज ऑफ एडिबल क्रॉप प्लांट्स. हमारे एंसेस्टर लोगों ने 300 प्रकार के प्लांट्स को कल्टीवेशन के अंदर लाया. ओके, जब से हम उन्हीं को प्रोपोगेट कर रहे हैं, मतलब उनको कहीं पे भी कमजोर मत समझिए आप, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. दे वंडर्ड हियर एंड देयर, फाइंड आउट विच इज एडिबल, विच इज नॉट, विच इज हेल्दी, विच इज राइट. जैसे करेला, अब देखने के बाद, ओके, उसके अपीयरेंस, स्मेल के बाद, नोवेयर इट अपीयर्स लाइक इट इज गुड फॉर हेल्थ. करेला मतलब बिटर गॉड, बट दे नो इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू and they make it available, they bring under cultivation and make it available for the society. Okay, so major crop plant जो अभी हम यूज करते हैं, वो हमारे पुरखों ने ही कल्टीवेशन के अंदर लाए हैं. वो पूरे दुनिया जितना भी आजू बाजू का एरिया था घूमे, उन्होंने एनालाइज किया, चाहिए वो क्रॉप उठा के लाया, उसको कैसे प्रोपोगेट किए करना चाहिए उसके बारे में एनालाइज किया, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड रेगुलरली कल्टिवेटिंग देम. ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर में आता है प्लांट ग्रोथ में फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन. कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में, कौन से सॉइल में, कौन सा प्लांट कब सो करना है, विंटर व्हीट, स्प्रिंग व्हीट, रब्बी खरीफ बोलते हो ना. सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज अगेन एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर. बराबर. सो प्रोसेसिंग इम्प्रूवमेंट चलता रहा. पर्टिकुलरली जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए हमने ये स्टेप्स फॉलो किए जो मेंडल ने किए थे. देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंट. मेंडल वाज अ प्लांट ब्रीडर. फर्स्ट ही कलेक्टेड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, वैरायटी ऑफ पी प्लांट in his laboratory and analyzed them. So first step,
followed by plant breeder is the collection of variability. मेंडल ने भी पहले कलेक्शन किया, राइट? सो कलेक्शन में आपको जंगल में जाना पड़ेगा, अलग अलग क्रॉप वैरायटीज के सीड्स, रूट, स्टेम, ट्यूबर लाने पड़ेंगे, सो करने पड़ेंगे, राइट? एंड आफ्टर दैट सेकंड स्टेप एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. आपने जो जो प्लांट कलेक्ट करके लाए उसको आपके फार्म में, लेबोरेटरी में ग्रो करो. ग्रो करने के बाद उसके पास कौन से गुड क्वालिटीज है, कौन से बैड क्वालिटीज है, उसके कौन से जीन काम के हैं, कौन से जीन्स काम के नहीं है, राइट? ये पूरा अच्छे से एनालाइज करो. दैट इज व्हाट इज एवेल्युएशन. अब जेनेटिक्स की भाषा में बोला जाए तो स्टडी ऑल द अलील्स, स्टडी ऑल कैरेक्टर एंड देयर रिस्पेक्टिव अलील्स. Which character is dominant, which character is recessive. Don't remain in impression that always dominant character is good. No, not always. Sometimes recessive character may be good, may be better for us. तो हमको recessive character के लिए उसको forcefully homozygous करना पड़ेगा, because recessive character get expressed only in homozygous condition. तो evaluation में क्या क्या आता है? जो जो प्लांट आपने लाए उसको सो करो, उसको कौन सी सॉइल चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर चाहिए, उसके बाद कौन से हेरिडेटरी कैरेक्टर्स है, उनके ट्रेड्स क्या है, वो कैरेक्टर कितने अलील से रेगुलेट होते हैं. जैसे ब्लड ग्रुप मल्टीपल अलील है, हाइट ऑफ द प्लांट 2 अलील से रेगुलेट होता है. वो अलील का एक दूसरे से इंटर रिलेशन क्या है? इज इट को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, राइट? और एक बात, क्या ये जीन को रेगुलेट करने वाला कोई और दूसरा जीन भी है, जिसको बोलते हैं एपिस्टासिस. व्हाट आई सेड, एक अलेलिक पेयर का एक्सप्रेशन रेगुलेट करने के लिए कोई और अलेलिक पेयर होता है, दैट इज एपिस्टासिस. और इट माइट बी सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन. ओके, तो ये सब सिर्फ हमने नाम सीखे थे. कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस हमने अच्छे से सीखा, लेकिन हमने 2 अलील के बीच में के रिलेशन ही सीखे. दिस इज व्हाट इज द इंटर अलेलिक रिलेशन. लेकिन 2 अलग कैरेक्टर में कोई रिलेशन हमने नहीं सीखा. ओके, सिर्फ हमने नाम देखे थे, एपिस्टासिस, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन. विल डिस्कस इट इन रिवीजन, बट एज अ प्लांट ब्रीडर व्हाइल इवैल्यूएशन you need to know all these intergenic and interallelic relationships, right? Okay, then वो जीन कब ट्रिगर होता है, कब स्विच ऑन होता है, कब स्विच ऑफ होता है, वो जीन का ऑपेरा क्या है. Are you getting the thing? Why we are discussing it after molecular basis of inheritance and after genetic basis of inheritance? This is what simple word evaluation means. So being a plant breeder, आपने जो जो कलेक्शन करवा के लाया उसको पूरा आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा. उसके कौन से काम के जीन्स है, वो रिसेसिव है, राइट, या डोमिनेंट है, वो नोट करके रखना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंगली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डोमिनेंट कैरेक्टर, तो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए प्योर इंडिविजुअल बनाओ. मेंडल ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विथ प्योर प्लांट्स. तो अगर आप प्लांट ब्रीडर हो तो आपको भी एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए प्योर वैरायटी चाहिए, राइट? तो इवैल्यूएशन करो, डोमिनेंट रेसेसिव समझ लो, और अकॉर्डिंगली आप एक आइडियल पेरेंट्स, इट मे बी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, राइट, व्हाटएवर आपके जो डिजायर्ड कैरेक्टर है उसके लिए आप प्योर प्लांट बना के रखो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज इवैल्यूएशन. एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट. आपने डिसाइड किया कि ये दो प्लांट को मैंने पेरेंट बोल के यूज करना है. फिर डिसाइड करो उसमें का कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है. डिसाइड विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, राइट? ओके, सो दैट इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. नेक्स्ट वन, मेकिंग पेरेंट्स प्योर. अभी जो मैंने बोला कि यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट विथ प्योर प्लांट, तो आपको रिपीटेड सेल्फिंग करना है. सेल्फिंग करने के बाद यू नो द मेथड टेस्ट क्रॉस. आपने जो प्योर प्लांट ऑब्टेन किया है उसका टेस्ट क्रॉस करवाओ, और टेस्ट क्रॉस के बाद जो प्योर बोल के डिफाइन हो गया, जो प्योर है
ये आपको 100% गारंटी है, उसी को आप पेरेंट बोल के यूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, जो भी मेल है फीमेल है आपने डिसाइड किया। नाउ गेट द वर्ड इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम फ्लावर बड इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। So Mendel did it by hand. Pea plant का फ्लावर बड़ा था, conspicuous, so hand emasculation was possible, right? तो यहाँ पे emasculation आप hand emasculation कर सकते हो। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन करो जैसे कि व्हीट जवार का कॉर्न होता है, कणिस होता है, कॉर्न होता है, ईयर होता है, उसमें छोटे छोटे फ्लोरेट्स होते हैं। वो फ्लोरेट्स में एक कॉर्न में 100 फ्लोरेट्स होते हैं। उनको हैंड प्लकिंग से इमैस्कुलेशन कर पाओगे क्या आप? इट्स इम्पॉसिबल। इफ द फ्लावर इज बिगर, कॉन्स्पिक्यूअस एंड यू कैन डील इट विद फोर्सेप्स, देन यू कैन गो फॉर हैंड इमैस्कुलेशन। बट इफ द फ्लोरेट्स आर टाइनी, दे आर एग्रीगेटेड इन बंच, then you cannot go for hand emasculation and you have to go for chemical emasculation. So hot water treatment है, okay? Inflorescence को, plant को attach inflorescence, हाँ सी ऐसा फ्लावर है, okay? ममा प्लांट को अटैच है, यहाँ पे 100 फ्लोरेट्स है, तो ये 100 फ्लावर का आपको इमैस्कुलेशन करना है, स्टेमन निकाल के उसको फीमेल फ्लावर बनाना है। So what you are supposed to do? ऐसे ही अटैच्ड इन्फ्लोरेसेंस को एक बॉटल में डुबो के रखो, यहाँ पे बॉटल डाल दो। ये बॉटल में वो केमिकल है जो इमैस्कुलेशन करवाता है, या हॉट वाटर है। सो अगर आपके फार्म में 100 प्लांट है, 100 प्लांट को 1000 फ्लावर्स है, तो उनके लिए आपको इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। सो इजंट इट अ वेरी बिग डील, कॉम्प्लिकेटेड वन, बट प्लांट ब्रीडर को ये करना है। या वन मोर थिंग दे डेवलप, मेल स्टेराइल लाइन्स। रिमेंबर दिस वर्ड, ये ऑप्शन में आएगा। If you want to avoid emasculation by hand or chemical, then male sterile lines are developed. What are male sterile lines? Male sterile lines are the one in which androecium is no more performing meiosis and male gametes are not formed. So it is a simple way, but not every time possible. ठीक है, right? So what is that? Emasculation is done. आपने स्टेमन निकाल दिया तो ऑब्वियसली वो फीमेल पेरेंट बन गया, राइट? ओके, नेक्स्ट वन, क्रॉसिंग, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। एक फीमेल है, एक मेल है, दोनों को आपने इमैस्कुलेशन करवाया, राइट? इमैस्कुलेशन के पहले यहाँ पे भी बैगिंग करना है, राइट? और बाद में भी करना है, ये दोनों जगह आएगा, क्योंकि इमैस्कुलेशन बर्ड कंडीशन में किया जाता है, राइट? इमैस्कुलेशन बर्ड कंडीशन में किया जाता है। आपने फ्लावर का इमैस्कुलेशन किया, ऊपर से बैग बांध दो ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन आके उसका पॉलिनेशन ना करवाए, अनवांटेड पोलन आके उसका पॉलिनेशन ना करवाए, राइट? सो इमैस्कुलेशन इज डन, देन बैगिंग, राइट? देन क्रॉस पॉलिनेशन। वंस द फ्लावर इज ओपन, डिजायर्ड पोलन ग्रेन लाओ, उसके ऊपर डाल दो, डिजायर्ड पोलन ग्रेन लाओ, उसके ऊपर डाल दो, राइट? तो डिजायर्ड पोलन से आपने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया, फिर से बैग पहना दो ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन फिर से आके पॉलिनेशन ना करवाए, और वहां पे लेबल, टैगिंग, टैग लगा दो कि ये मेल है, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल से क्रॉस करवाया, ये दिन को करवाया, ओके, एक्सपेक्टेड सीड सेटिंग एंड ऑल। So all that information related with your breeding program will be there on the tag. Okay, then selection and testing of superior variety. क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, सीड सेटिंग हो गया, आपके फार्म में पूरे आपको लगता है कि डिजायर्ड सीड्स है, राइट? तो आपको वो पूरे सीड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट? बुलाओ, दैट इज व्हाट इज कलेक्शन के बाद सिलेक्शन। अगर आपने पी प्लांट में राउंड सीड सिलेक्ट किए, या आपका डिजायर्ड कैरेक्टर व्रिंकल सीडेड है, तो आपने कलेक्ट किए वाले मैक्सिमम राउंड रहेंगे क्योंकि राउंड डोमिनेंट था। आपने डिजायर्ड सेल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है, आपने व्रिंकल सीडेड प्लांट के ही पोलन ग्रेन डाले हैं, तो आपको ज्यादा व्रिंकल भी मिल सकते हैं। बात को समझो, दैट इज व्हाई वी डिसाइड द कैरेक्टर एंड मेक द प्लांट प्योर फॉर द डिजायर्ड कैरेक्टर। आपका डिजायर्ड प्लांट है व्रिंकल सीड, तो आपने फीमेल को भी व्रिंकल रखा, मेल को भी व्रिंकल रखा, और व्रिंकल फीमेल पे व्रिंकल मेल का पोलन ग्रेन डाल दिया, तो ऑब्वियसली आपको व्रिंकल ज्यादा मिलेंगे।
लेकिन उसमें भी आपकी कुछ क्वालिटी होगी कि ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कलर ये चाहिए, शेप ये चाहिए। ओके, तो अकॉर्डिंगली सिलेक्शन किया जाएगा और सिलेक्टेड वैरायटी टेस्ट की जाएगी रिपीटेड सो करके, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार। इज इट गिविंग यू प्रॉपर यील्ड? जो आपके पैरामीटर्स थे कि ये के लिए आप क्रॉसिंग कर रहे हो। ओके, दीज आर द कैरेक्टर्स डिजायर्ड एंड शुड बी प्रेजेंट इन योर नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो वो कैरेक्टर आपके पास है कि नहीं, इसलिए आप सुपेरियर वैरायटी को चेक करेंगे। Once the superior variety is checked, then you have to check its performance all over the nation. आपने महाराष्ट्र में प्लांट ब्रीडिंग का प्रोग्राम किया, राइट? और आपको 100 प्लांट मिल गए, 1000 प्लांट मिल गए, तो आपको देखना है कि वो जम्मू कश्मीर में कैसे परफॉर्मेंस देता है, केरला में कैसे देता है, कर्नाटका में कैसे देता है, आसाम में कैसे देता है, गुजरात में कैसे देता है। तो यू आर सपोज टू स्टडी एवरीथिंग। तो आप अपने एग्रीकल्चरल सेंटर्स जो है, हर जगह वो नया डेवलप किया हुआ सुपेरियर वैरायटी सीड्स या रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर दे दो, और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में उनका परफॉर्मेंस चेक करो। अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में उनका परफॉर्मेंस चेक करो। सो दैट इज व्हाट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर वैरायटी। एंड नेक्स्ट वन, टेस्टिंग इम्प्रूव वैरायटीज इन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरे इंडिया के अलग अलग जगह पे रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसका काम करवाओ, एंड देन वंस द हाइब्रिड इज एस्टैब्लिश्ड, जो आपने हाइब्रिड बनाया वो हाइब्रिड अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप मार्केटिंग करके उसको फार्मर को सेल आउट कर सकते हो। समझ रहे हो, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ द स्टेप्स आर देयर। ओके, अब ये स्टेप के बीच में के कुछ पॉइंट्स हमको लिखने हैं, राइट? उसके पहले हम एनसीईआरटी पर Plant breeding programs are carried out in a systematic way worldwide in government institute and commercial companies, जैसे महीको है, परभणी में है, राइट? ओके, और अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पे ये काम होगा। In government institutes and commercial companies, the main step in breeding a new genetic variety of a crop है कि जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट वैरायटी बनाते जाओ। Step number 1. The steps in breeding new genetic variety of crop plant are A. First one, collection of variety. See, genetic variability is the root of any breeding program. Genetic variation सबसे पहले आपको चाहिए, फिर उसमें के सिलेक्टेड निकाल के आप टेलरिंग करोगे, जेनेटिक टेलरिंग करोगे, ये जीन वो जीन वो जीन, और एक दूसरे को जोड़ के इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाएंगे, राइट? Genetic variability is the root of any breeding program. In many crops, pre-existing genetic variability is available from wild relatives of the crop. Mainly हमारे पास सब wild varieties जो हमने जंगल से पकड़ के लाए, okay, वही हम mainly use करेंगे. Collection and preservation is available from wild relatives of the crop. Collection and preservation of all the varieties, different wild varieties, species, relatives of the cultivated species, followed by their evaluation from their characteristics, is a prerequisite, underline basic requirement. कौन सी भी स्टेप हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप के पहले प्रीरिक्विजिट, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको पेरेंट्स चाहिए, पेरेंट के लिए आपको प्रीरिक्विजिट, प्री रिक्वायरमेंट क्या है? तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी और आपके लेबोरेटरी में अलग अलग विविधता वाले प्लांट्स रहे, that is prerequisite primary requirement. It is prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population. तो नेचर में जितने जितने हमारे डिजायर्ड वैरायटीज के जीन हैं वो हमारे पास चाहिए. The entire collection of plant seeds have all the diverse allele for all gene in the given crop is called germplasm collection. अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में जितने जीन्स अवेलेबल है उनको कलेक्ट करके हमारे लेबोरेटरी में लाना, उसको बोलेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन, राइट? तो वहां पे लिख लेंगे कलेक्शन ऑफ वैरायटी के नीचे लिख लो
collection and preservation of different wild varieties, species and their relatives. Okay, A point लिख लिया, B point. Evaluation by studying important genes. Evaluation is done by studying important genes, dominant recessive alleles, interallelic and intraallelic relation. Evaluation is done by studying different alleles, interallelic and interallelic and intragenic relation. Interallelic and intergenic relation. Chalo, next point. See, evaluation and selection of parent. The germplasm is evaluated so as to identify plants with desirable combination of characters. जो भी आपका पेरेंट है, वो पेरेंट के पास समझ लो आप 10 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, तो आपके एक प्लांट के पास 6-7 कैरेक्टर होने चाहिए. तो वो 6-7 डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए कौन सा प्लांट सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर चॉइस, राइट. सो सी, the germplasm is evaluated so as to identify plants with desirable combination of characters. The selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. तो उनको ग्रो किया जाएगा, प्योर किया जाएगा बाद में, राइट. पहले उनका नंबर बढ़ाया जाएगा. प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड वेयर एवर डिजायरेबल एंड पॉसिबल. आपका 2 कैरेक्टर के लिए अगर प्लांट है, डिजायरेबल प्लांट है, तो उसको हम प्योर करेंगे, राइट. ओके, प्योर करने के लिए रिपीटेड सेल्फिंग करेंगे, लेकिन हर बार ये प्योर करना पॉसिबल नहीं होता. सो देयर इज वन मोर मेथड दैट विल डिस्कस लेटर. ओके, पहले हम रिपीटेड सेल्फिंग से उसको मैक्सिमम प्योर बनाने की कोशिश करेंगे, राइट. तो यहाँ पे लिख लो मेकिंग पेरेंट प्योर, यहाँ पे लिख लो रिपीटेड सेल्फिंग makes the plant pure for desired character. Repeated selfing makes the plant pure for desirable characters, right. And it is checked by test cross, and it is checked by test cross, right. लिख लिया. चलो नेक्स्ट वन. Cross hybridization among the selected parent. The desired character have very often to be combined from 2 different parents. For example, high protein quality of one parent may need to be combined with disease resistance of another parent. Okay, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो. इन्होंने 2 कैरेक्टर दिए हैं. For example, one is high protein content and other one is डिजीज रेजिस्टेंट. ओके, तो मेरे पास एक ए वैरायटी है, आई एम हैविंग अ वैरायटी, राइट, व्हिच इज हैविंग लेस प्रोटीन कंटेंट एंड हाई यील्ड, एंड अदर वैरायटी हैज मोर प्रोटीन कंटेंट एंड लो यील्ड. सो ऐसे मेरे पास 2 वाइल्ड वैरायटीज है. जर्मप्लाज्म कलेक्शन में मैंने इनको मेरे लेबोरेटरी में लाके रखा, राइट. सो दीज आर पेरेंट्स. ये गैमेट्स बनाएंगे, दिस विल प्रोड्यूस, राइट. अब प्योर है तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा. रैंडम फर्टिलाइजेशन हो गया तो यू विल गेट कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Y स्मॉल y. सो इट इज हाई यील्ड, हाई प्रोटीन विथ हाई यील्ड. बट ये हेट्रोजाइगस है. अब आप जानते हो, अगर ये सीड आपने फार्मर को दी, ये सीड आपने फार्मर को दी, और ये प्लांट अगर फार्मर ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, फार्मर को पता नहीं है कि ये प्योर प्लांट नहीं है, ये डबली हेट्रोजाइगस प्लांट है, इसका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहिए. फार्मर को कुछ नहीं पता. फार्मर ने बस ये प्लांट बाजार में से आपसे ले लिया, आप साइंटिस्ट हो, फार्मर आपको भरोसा करता है, जाके उससे सो कर दिया. और अगर ये प्लांट ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया
अगर ये प्लांट ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो 9:3:3:1 रेशियो आएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस वो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो ओके, ये दो कैरेक्टर लिंक्ड नहीं है तो फार्मर को कुछ नहीं पता, उसने होने दिया जो पॉलिनेशन होना है। तो वो कंडीशन में सिर्फ ये 9 लोग काम के हैं और ये पूरे बेकाम के हैं। फार्मर डिडंट नो दिस। फार्मर ने आपसे ये सीड ली, सीड को सो किया और उसको एक्सपेक्टेड था कि ये पूरे के पूरे प्लांट आपको बहुत प्रोटीन कंटेंट और यील्ड देगा, लेकिन 3+3+1 मतलब 7 लोगों ने उसको पुअर यील्ड दिया और टोटल 16 में से सिर्फ 9 काम के रहे। इजंट इट अनडिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द फार्मर। फार्मर ने मसल पावर डाला, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा खर्च किया, लेबर अपॉइंट किया, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाले और उसमें से 16 में से 7 प्लांट की क्वालिटी जेनेटिकली पुअर थी और सिर्फ 9 प्लांट ने अच्छा यील्ड दिया। तो आपका ब्रीडिंग प्रोग्राम इतना ये पूरा कोलैप्स हो गया। तो ये लेवल पे फार्मर को नहीं देते। सो व्हाट इज डन, ये जो वैरायटी है ये वैरायटी को रिपीटेड सेल्फिंग किया जाएगा और रिपीटेड सेल्फिंग के बाद कैपिटल P कैपिटल Y जो सिर्फ 16 में से 1/16 इंडिविजुअल इज लाइक दिस, याद है ना, मेंडल भूलो नहीं। टोटल 16 में से सिर्फ एक ऐसा है। तो एज अ प्लांट ब्रीडर आपने इसको सेल्फिंग करवा के ऐसे प्लांट डेवलप करने हैं और फिर इसका प्रोपोगेशन करना है एंड ऑब्टेन मिनी सीड्स। ये पूरे प्रोग्राम को बच्चों 15-15, 20-20 साल लगते हैं। Okay, now we have evolved techniques, developed techniques still, right? अब ये जो मिनी सीड्स है, ये सीड्स आपको टेस्टिंग करके you are supposed to release, you are supposed to test it in throughout agricultural organizations, and once it is tested nice, then only you can release it in the market. Okay, लेकिन बात को समझो, ये ऐसा प्योर प्लांट ऑब्टेन करना सच में दिक्कत वाली बात है। ये 2 कैरेक्टर के लिए था तो आपको 1/16 आ गया, लेकिन समझ लो आप 5-10 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो। ओके, जस्ट इमेजिन कि आपका पेरेंट, राइट, आप जो भी पेरेंट यूज कर रहे हो वो पेरेंट 5 कैरेक्टर के लिए आप प्योर बना ही नहीं पाए। ओके, तो ये ऐसा है 1 2 3 4, राइट, एंड आप इसको 2 कैरेक्टर के लिए प्योर बना पाए, लेकिन ये 3 कैरेक्टर के लिए इम्प्योर है। आप नहीं बना पाए उसको सब के सब कैरेक्टर के लिए प्योर। ओके, और आपने अगर इसको क्रॉसिंग करके एक डिजायर्ड वैरायटी ऑब्टेन कर ली और आपको उसको फिर से ये ऐसे प्योर बनाना नहीं आया, तो वो कंडीशन में आपका हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम हैज टू बी वेरी सिस्टमैटिकली रन। सो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू फार्मर कि मैंने जो आपको सीड दी, मैंने जो साइंटिस्ट ने जो इम्प्रूव सीड आपको दी, आप उसी को सो करेंगे। आप उनके बच्चों को सो मत करो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट जनरेशन कैसी मिलती है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आर यू गेटिंग? कौन सा गैमेट किसको कब फर्टिलाइज कर रहा है, यू नेवर नो। तो फार्मर ने बाजार में जाके साइंटिस्ट से हाथों बनी जो सीड है वो लानी है। फार्मर हैज टू गो टू मार्केट, bring the hybrid variety which is developed by skilled hands scientist. He will sow it that year and sell out the yield. Next year he has to go back to market and bring the same seed which is again prepared by the scientist, because scientist is unable to make the seed pure. So plant cannot be self-propagated. Every time farmer has to go and bring the seeds फ्रॉम द मार्केट। समझ रहे हो? तो ये इसका डीमेरिट है। तो आपने कभी सुना भी होगा कि लोगों ने बाजार से हाइब्रिड सीड्स लाए जो बड़े महंगे होते हैं, सो कर दिए, बारिश नहीं आई, पूरा इन्वेस्टमेंट चला गया, फिर लेट रेन शुरू हो गया, तो फिर से वो बाजार में गए, फिर से सीड लाए, फिर से सो किए। आर यू गेटिंग दिस? सो दैट्स व्हाई इट इज अ बिग डील एंड फार्मर सफर्स अ लॉट फ्रॉम ऑल दीज प्रोसेसेस। क्लियर, राइट? ओके, सो दैट इज व्हाट इज, आपको जो वैरायटी आपने बनाई है
जो आपने वैरायटी बनाई है वो अगर आप प्योर बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, प्योर ना बनाओ तो फार्मर को एवरी टाइम साइंटिस्ट से बनी हुई सीड मार्केट में से हाई क्वालिटी सीड लाने के लिए फिर बार बार पैसा खर्च करना पड़ेगा, एंड इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर विथ रिस्पेक्ट टू फार्मर, राइट? सो सी, cross hybridization among the parents, right? We are on that slide. See, for example, high protein quality of one parent may need to be combined with disease resistance of another parent. यहाँ पे मैंने high yield लिया था, okay? I took high yield. I can add one more character over here, that is disease resistant, capital D, small d, or I can write down resistance is capital R, small r. राइट? तो मेरा ये जो वैरायटी है ये 3 कैरेक्टर के लिए है. वन इज कैपिटल P फॉर अ मोर प्रोटीन कंटेंट, कैपिटल Y हाई यील्ड, एंड कैपिटल R डिजीज रेजिस्टेंट. सो दिस इज डन फॉर 3 कैरेक्टर्स, कैन बी डन, राइट? सी, resistance from another parent. This is to be combined with disease resistance from another parent. This is possible by crossing, hybridizing the two parents to produce hybrid that genetically combine the desired character. Desired character वाले parent ले दो और उनके जीन sexual reproduction से combine करो. Desired character in one plant. This is a very time consuming and tedious process. मैंने बोला ना 15-15 साल लगते हैं. Since the pollen grain from the desired plant chosen as male plant have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as female parent. Cross pollination करना पड़ेगा. Okay, desired plant ग्लो करो, crop पे उसका emasculation, bagging, tagging और desired pollination. So every flower, देखो आप प्लांट ब्रीडर हो, आपके क्रॉप में 100 प्लांट है, 1000 फ्लावर है, तो आपको एक एक फ्लावर पे वो पोलन ग्रेन लाके डालना है. Isn't it a really tedious job? So it is time consuming. You require skilled labor. Okay, see. This is very important, very time consuming and tedious process since the pollen grain from desired plant chosen as male parent have to be collected and placed on the stigma of flower selected as female parent. In chapter 2, Mendel, details on how to make cross have been described. इसलिए हमने ये चैप्टर अभी सीखा. आपको ये पूरा प्रोसेस कितने आसानी से समझ रहा है. नहीं तो व्हाट इज 9:3:3:1 पूरा बाउंसर जाता था, right? Also, it is not necessary that the hybrid do combine the desirable characters. Usually, only one in few hundred to 1000 crosses show a desirable combination. Okay, very few. Okay, मतलब ये क्रॉस करने के बावजूद जो डिजायर्ड जीन है उनका एग्रीगेशन, और वो भी प्योर फॉर्म में, बहुत ही कम प्लांट के पास मिलता है. तो आपको उनको सिलेक्शन करना है, उनको सिलेक्ट करना है. दैट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन इज बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कौन पेरेंट है उसको सिलेक्ट करो, कौन सा पोलन है उसको सिलेक्ट करो, क्रॉसिंग करने के बाद कौन सा नेक्स्ट जनरेशन प्लांट डिजायर्ड है उसको सिलेक्ट करो. राइट? सो एवरी टाइम व्हाट यू आर डूइंग, better quality plant is selected, right? See, selection and testing of superior recombinants. This step consists of selecting among the progeny of hybrids those plants that have desired character combination. The selection process is crucial to the success of breeding objective and requires a careful scientific evaluation of progeny. This step yields plants that are superior to both the parents. देखो ये जो पेरेंट है, ये दोनों पेरेंट, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये दोनों पेरेंट से सुपेरियर है. एक पेरेंट के पास सिर्फ हाई प्रोटीन था, दूसरे के पास सिर्फ हाई यील्ड था, तीसरे के पास सिर्फ डिजीज रेजिस्टेंट था. आपका F1 हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई यील्ड और हाई डिजीज रेजिस्टेंट वाला है. Isn't it superior than either of the parent? Okay, so that is what is hybridization. The selection process is crucial to be successful for breeding objective and requires careful scientific evaluation of the progeny. ये सिलेक्ट करने के लिए आपको स्किल्ड हैंड चाहिए, साइंटिफिक मेथड चाहिए, और रियली सुपेरियर को आपने सिलेक्ट करना है. This step yields plants that are superior to both of the parent. These are self-pollinated for several generations till they reach a self-stable uniformity.
आपको ये मिलने के बाद रिपीटेड सेल्फिंग 10-10 साल सेल्फिंग करेंगे, राइट, सो दैट यू गेट दिस वैरायटी। ओके, अब इसमें भी फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है, रिपीटेड सेल्फिंग की वजह से इल्ड कम हो सकता है, तो फिर बैक क्रॉस करवाओ। ये जिसने इनब्रीडिंग लूज कर दिया उसको आइदर ऑफ द पेरेंट से बैक क्रॉस करवाओ, अगेन हाइब्रिड वीगर, अगेन दैट इज हाइब्रिड वीगर मतलब हेट्रोजाइगोटिसिटी की वजह से सुपेरियर जीन इकट्ठा आने की वजह से जो इल्ड बढ़ा है वो फिर से रिस्टोर होगा। समझ रहे हो? टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। The newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of quality, disease resistance. This evaluation is done by growing these in the research field and regarding their performance under ideal fertilizer application. कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना पेस्टिसाइड डालना है, कब डालना है, ये पूरा मेजर किया जाएगा। अकॉर्डिंगली फार्मर को ट्रेन किया जाएगा। Ideal fertilizer application, irrigation and other crop management practices. ठीक है, ये सब क्रॉप मैनेजमेंट है, कब सो करना है, कितने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालने एक्सेट्रा। द इवैल्यूएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड। वंस इट इज डन, फार्मर ने जो फील्ड लाया है उसको आप एक बार क्वालिटी चेकिंग करेंगे। फॉर लिस्ट 3 ग्रोइंग सीजन, मतलब नया हाइब्रिड आपने मार्केट में रिलीज किया तो 3 साल उसका फीडबैक लो, परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो 10 साल आराम से जाते हैं, फिर से शायद बैक क्रॉस करना पड़े, राइट। सेवरल लोकेशन इन कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिंग ऑल द एग्रोनॉमिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन। द मटेरियल इज इवैल्यूएटेड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टिवेटर। ओके, नया वैरायटी महाराष्ट्र में लाया, नया व्हीट इंट्रोड्यूस किया, तो नया व्हीट हर हेक्टर कितना यील्ड देता है और इसके पहले जो महाराष्ट्र में बेस्ट कल्टीवेटर था उससे ये ज्यादा बेहतरीन है क्या? ओके, तो ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज पुराने के साथ ही चलेंगे। ओके, सो इट इज अगेन अ कंपैरेटिव अकाउंट। द मटेरियल इज इवैल्यूएटेड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवेटर, अ चेक और रेफरेंस कल्टीवेटर। मतलब ये क्रॉस चेक किया जाएगा, रेफर किया जाएगा कि किसको हमने प्रेफर करना है। तो दीज आर द स्टेप्स, राइट। चलो, इमैस्कुलेशन तक हमने लिख लिया था। ओके, इमैस्कुलेशन के बाद यहाँ पे लिखेंगे बैगिंग, सो एज टू अवॉइड अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। टैगिंग for information। ओके, अब देखो, बैगिंग इज डन टू स्टॉप अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन इज डन टू स्टॉप अनडिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन। लिख सकते हो, इमैस्कुलेशन रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम द फ्लावर, फ्रॉम द बड टू मेक द प्लांट फीमेल प्लांट और मेक द फ्लावर फीमेल फ्लावर। इट इज डन, emasculation is done to avoid undesired self-pollination. To stop undesired self-pollination. Bagging is done to stop undesired cross-pollination. Okay. Selection and testing superior variety. Okay. Genetically recombinant varieties are selected by skillful hands and their performance is checked. ओके, चलो, सब पॉइंट्स और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। ये जो आपने लिखा ये पूरा बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन करेंगे, ये मेन टाइटल देंगे, ये छोटे छोटे जो पॉइंट है वो उसको खींच खींच के लिखेंगे। तैयार हो गया बोर्ड पैटर्न का आपका एनहांसमेंट का एक 3 मार्क का क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर डिस्कसिंग NEET as well as board. Okay, so here we completed NCERT page number 170, 171 and we are on page number 172. Next lecture we'll discuss this.